नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जल विवाद के ऊपर जो दक्षिण भारत में फिर से ज्वलंत हो चुका है। आखिरकार कौन सा है ये जल विवाद? तो ये जल विवाद है पेनियार या पेन्नार नदी पर उपस्थित जल विवाद। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार जल विवाद होते क्या है, आखिरकार होते ही क्यों हैं ये जल विवाद, हिमालय नदियों में क्यों नहीं दिखाई देते, प्रायद्वीपीय ही नदियों में क्यों दिखाई देते, आखिरकार इसका निराकरण कैसे होता है और क्या क्या चीज है जो इन दक्षिण भारतीय नदियों में प्रभावित करती है और इसका निराकरण अंततोगत्वा किस प्रकृति से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नदी है पेनियार नदी। तो आखिरकार ये पेनियार नदी कहां प्रवाहित होती है, तो मैं आपको इस मैप के माध्यम से बता दूं तो ये नदी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होती है। और चूंकि प्रायद्वीपीय नदी है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो जल की मात्रा है, पीने वाले पानी की मात्रा है, ये अपेक्षाकृत कम होती है। जब पानी कम होता है तो इसका उपयोग को लेकर, इसके यूटिलाइजेशन को लेकर दोनों राज्य कई बार आपस में विवाद करते हुए भी नजर आते हैं। सीधी सी बात है, जिस राज्य से ये निकलेगी उसका ये पहला अधिकार होगा और जहां जाकर आखिरी में अपना डेल्टा बनाएगी या प्रवाहित होगी उसका यह दूसरा अधिकार होगा। इसी कारण से कर्नाटक को तमिलनाडु के साथ विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। तो चलिए यही देखते हैं कि आखिरकार इसका रीजन क्या है, आखिरकार पेनियार या पेन्नार जो जल विवाद है, आखिरकार आज चर्चा का क्या कारण है। तो इसके प्रमुख चर्चा का कारण है कि हाल ही में किसने भाई, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जल विवाद, जो पेनियार नदी का जल विवाद है, इसके लिए न्यायाधिकरण को गठित करने के लिए जो केंद्र सरकार है, इसे लगभग कितने महीने का समय दे दिया है, तो करने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3 महीने का समय निर्धारित कर दिया। अर्थात 3 महीने में आप इसका निराकरण कीजिए। और यह निराकरण जो करना है, क्योंकि यह विवाद किन के बीच में, तो यह विवाद है 2 राज्य प्रमुख कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो यह विवाद को इसी समय जो एक अंतरराज्यीय विवाद है, अर्थात इंटर स्टेट, एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है, इसी कारण से इसे हल भी करना है। आखिरकार क्या इसका कारण है, आखिरकार क्यों यह विवाद बढ़ रहा है, तो विवाद के पहले कारण में यदि देखें तो कर्नाटक में आपने एक नाम सुना होगा रॉकी भाई का, जहां पर केजीएफ मूवी बनी थी। तो वही केजीएफ वाला कोलार जो जिला है, इस कोलार जिले के में एक नदी बहती है जो इसी पेनियार की सहायक, इसका नाम है मार्कंडेय नदी। इस नदी पर एक डैम बनाया जा रहा है और इस डैम बनाने के कारण ही यह मुद्दा फिर से ज्वलंत होता नजर आता है। तमिलनाडु ने क्यों कहा कि विवाद ज्वलंत किया है, क्या कारण है कि तमिलनाडु ने इसका विरोध किया है? तो इसका कारण है कि पेनियार नदी पर, उसकी जो सहायक नदी पर यदि आप बांध बना देंगे तो भाई सीधी सी बात है, मैं दूसरा राज्य हूं, मुझे यहां पर पानी पहुंचेगा नहीं, और यदि जल वहां पर उपस्थित नहीं होगा तो यहां के अर्थात तमिलनाडु के जो लाखों किसान हैं उन्हें सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, उन्हें पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। और यही वो कारण दिखाई देता है जिसके कारण से ये पेनियार नदी का जो विवाद है वो फिर से ज्वलंत हो गया है। अब बांध के बन जाने से क्या क्या प्रभावित होगा भाई, तो बांध के निर्माण से होगा कृष्णगिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, है ना, विल्लुपुरम और कुड्डानोलोर जैसे जिले इससे इफेक्टेड होंगे, यहां के किसानों की आजीविका को प्रभावित भी करेंगे। क्या यह विवाद 2024 से ही है या इसके पहले से दिखाई देता है? तो यह विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना नजर आता है। लगभग 2018 में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो चेक डैम होते हैं, अर्थात पानी को रोककर आगे प्रवाहित करने वाले जो चेक डैम बनते हैं, उसके खिलाफ क्या हुआ था, कर्नाटक के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया था तमिलनाडु के द्वारा, और तमिलनाडु ने पहली बार यह काम किया था। इसके बाद जब यह विवाद उठा, जब इन्होंने यह मुकदमा दायर किया, तब क्या हुआ, तो केंद्र सरकार ने इस मामले के लिए समझौता समिति बनाई और समझौता समिति के बाद भी यह जो विवाद है यह सुलझ नहीं पाया। जब यह विवाद नहीं सुलझ पाया तो क्या किया गया, तो केंद्र सरकार ने अब क्या किया है, न्यायाधिकरण गठित करने की आवश्यकता उन्हें लगी है और 3 माह के अंदर इसे सॉल्व भी करने का बात रखा है। तमिलनाडु क्या कहता है, आखिरकार ये जो तमिलनाडु है वो क्यों इतने पक्ष में है, क्यों इसका विरोध कर रहा है? तो इसका कारण है कि 1892 में जो समझौता हुआ था वो समझौते के लिए बाध्यकारी है कि जितने भी
कर्नाटक से निकलने वाली नदियां हैं उसका पर्याप्त जल तमिलनाडु को मिलेगा। और कर्नाटक जब भी कोई डैम बनाता है, जब भी कोई परियोजना बनाता है, उस परियोजना के कारण से तमिलनाडु को पानी नहीं मिलता है या पानी की कमी हो जाती है और यहां से विवाद पुनः प्रज्वलित हो जाता है। इसके अलावा जो धाराएं होती हैं, जो सहायक नदियां होती हैं, ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत बड़ी मात्रा में तमिलनाडु को प्रभावित करती है। और मार्कंडे जो प्रमुख नदी है पेन्नार की, इसमें यदि डैम और पानी बंद रोक दिया जाएगा तो भाई समझौते का तो ये उल्लंघन होगा। और किस समय के समझौते का? जो 1892 में हुआ समझौता है, इसका उल्लंघन माना जाएगा। अब हम और भी चीजें देखते हैं कि आखिरकार इसका क्या कारण रहा है और क्या क्या चीज रही है, वर्तमान में क्या कंडीशन दिखाई देती है। चलिए इस पे बात करते हैं। तो इसमें पहली जो कंडीशन है कि 2024 जनवरी में अभी कुछ समय पहले से इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतर राज्य, चूंकि एक राज्य से ज्यादा के बीच में एक तमिलनाडु है और एक केंद्र और एक दूसरा कर्नाटक है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये जो अंतरराज्यीय जल विवाद है, इस विवाद 1956 के तहत जो उसकी धारा है, कौन सी धारा है भाई? तो ये धारा का नंबर है धारा नंबर 4। तो धारा नंबर 4 के तहत पुनः वार्ता समिति को बनाने का आदेश दिया था, ताकि जो दो राज्य हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, तमिलनाडु और कर्नाटक, इनके मध्य मध्यस्थता हो सके और विवाद का निपटारा हो सके। पर इतना आसान भी नहीं था कि वार्ता समिति इसको क्लियर कर सके, और यह वार्ता अभी अधूरी रही और फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ना पड़ा और इससे जुड़े बहुत सारी समस्याएं लगातार वहां के राज्य के निवासियों को देखनी पड़ी। आखिरकार ये जो जल विवाद है, इनके क्या संवैधानिक प्रावधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें क्या क्या वर्क होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आखिरकार कौन से वो अधिनियम हैं जो अधिनियम इन्हें और भी अधिक प्रगाढ़ बनाते हैं, आखिरकार कौन कौन से ऐसे विवाद हैं, इन्हीं से जुड़े बात करते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 262, अनुच्छेद नंबर 262, जो बताता है कि यदि एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई नदी को लेकर विवाद हो जाए तो इसके लिए यही कारगर होगा अनुच्छेद। और इस अनुच्छेद की नंबर 2 धारा, अनुच्छेद 262 के अनुसार यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट इन विवादों में न्यायिक पुनरावलोकन और सुनवाई का अधिकार नहीं रखता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 262 के जो भाग 11 है, ये संविधान में आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ा होगा, तो भाग 11 के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो इसमें केंद्र राज्य संबंधों पर ये बेस्ड होता है, केंद्र राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 262 के अंतर्गत अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का उत्पन्न हुआ था या इसी का आगमन हुआ था। यही पूरे देश के अंदर जितने भी नदी जल विवाद है उन्हें सॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा और क्या? तो इसके लिए सरकारिया आयोग के बारे में भी आपको जानना होगा। सरकारिया आयोग ने ही वो सिफारिश की थी जिसके तहत सन 2002 में, जी हां, कब हुआ था भाई काम? तो सन 2002 में क्या हुआ? अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, जो पुराना अधिनियम था, इसे संशोधित किया गया। जी हां, संशोधित किया गया और उसमें जितनी भी कमियां थी, उसमें जितनी भी इश्यूज थे, उन इश्यूज को सॉल्व कर दिया गया, उससे समाप्त किया गया। क्या करना है? तो वही अनुच्छेद का समाधान वैसे ही होगा कि 262 के तहत अंतरराज्यीय जल विवाद का निर्णय लिया जाता है और इसी के तहत कानून भी बनाए जाते हैं। इसके लिए नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956 का है। इसके अलावा अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम भी 1956 का। अमेंडमेंट जरूर किया गया है पर अधिनियम बहुत पुराना है। आखिरकार अंतरराज्यीय या अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 क्या कहता है? तो केंद्र सरकार जितने भी काम करेंगी, इसके लिए केंद्र सरकार यदि कोई विवाद है तो उसे सुलझाने के लिए अस्थायी न्यायाधिकरण सबसे पहले बनाती है। न्यायाधिकरण के जो निर्णय होते हैं, जो भी वो डिसीजन दे देते हैं, वो डिसीजन ही अंतिम होते हैं और सभी पक्षों के लिए, जो भी पक्ष हैं उनके लिए बाध्यकारी होते हैं, उन्हें मानना ही होता है। विवाद के समापन पर क्या होता है भाई? तो विवाद का समाधान कब तक करना होगा? तो 3 वर्ष के अंदर करना ही होगा। 2 वर्ष का विस्तार संभव, यदि इतने में भी नहीं हो पाया तो 2 वर्ष एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जल विवाद बड़ी मात्रा में हमें दिखाई देते हैं।
अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और क्या कहता है, तो यही चीजों के बारे में जो मैंने आपको बताया वही केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताते हैं। 2002 में ये संशोधित भी हुआ था और इसमें जो कमियां थी उन्हें समाप्त किया गया। न्यायाधिकरण के गठन के लिए 1 वर्ष की समय सीमा भी इसमें निर्धारित की गई थी। जितने भी विवाद हैं इसको 1 साल के अंदर आपको समाप्त करना है, इसके बारे में बताया गया है। और संशोधन के बाद यह प्रावधान हो गया कि न्यायाधिकरण को निर्णय अब 3 साल के भीतर लेना है। पहले क्या होता था, संशोधन द्वारा जल विवाद के गठन के लिए जो समस्या थी उसे और सॉल्व किया गया और यह बहुत अच्छी बात भी है। अब पेन्नार नदी के बारे में भी तो पता होना चाहिए। इस बार एमपीपीएससी या और किसी सिविल सर्विस में भी ये आ सकता है, तो पेन्नार नदी के बारे में क्या पता होना चाहिए, तो इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन कर्नाटक के चेन्ना कसेवा या चेन्ना कासेवा पहाड़ियों के नंदी दुर्ग से होता है। तो हमें नंदी दुर्ग याद कर लें तो बहुत अच्छा होने वाला है। आखिरकार कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आखिरकार सहायक नदियां कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां हैं चिन्नार, मार्कंडेय, वानियार और पंबन। तो हमारे लिए इस समय इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो हमारे लिए मार्कंडेय रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईस्टर्न पार्ट से, पूर्वी भाग से पंबर, वनियार और कल्लर, और उत्तरी भाग से चिन्नार और मार्कंडेय नदी आती है। और पेन्नार नदी का जो अपवाद क्षेत्र लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर में दिखाई देता है। आखिरकार कितनी लंबी है, तो ये लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। ऐसा आप ही याद कर लीजिए, 497 को 500 किलोमीटर आप कह सकते हैं। और ये कावेरी के बाद तमिलनाडु की दूसरी लंबी नदी है, क्योंकि कावेरी की जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है। पिछले बार एमपीपीएससी ने यही पूछा था। इस बार देखिए तो तमिलनाडु की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, तो ये पेन्नार या पेनियार रिवर ही नजर आती है। इसके अलावा ये पुडुचेरी के पास से बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है, अर्थात ये अपना डेल्टा बनाती है। इसके अलावा इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो कई बार इसके निकनेम ही पूछ लिए जाते हैं। तो आखिरकार क्या है इसके निकनेम, तो नाम देखिएगा, इसे दक्षिण पिनाकनी कन्नड़ लैंग्वेज में कहते हैं। इसके अलावा धेन पेन्नई, पोन्यार और पेन्यार तमिल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्यों इतना विवाद चल रहा है, इसका कारण है इट इज नॉट अ एवरग्रीन रिवर। ये सदा नीरा नहीं है, अर्थात साल भर इस नदी में पानी नहीं रहता है। और यही वो कारण है जिसके कारण से ये अंतरराज्यीय विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में प्रज्वलित हो चुका है। इसका बेसिन कहां पर है, तो इसका बेसिन लगभग 77% भाग तमिलनाडु में, अर्थात निकलती जरूर कर्नाटक से है पर इसको ज्यादा लाभान्वित करती है किसी तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु को ज्यादा लाभान्वित करती है, पर जब पानी नहीं देंगे तो विवाद तो बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा ये नदी का जो बेसिन है मेजरली आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में से पेन्नार बेसिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहां पर कर्नाटक और तमिलनाडु लिखना था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में इसका क्षेत्र दिखाई देता है। याद रखिएगा, बहुत सारी विशेष बातें हैं। दक्षिण भारत की नदियां इस समय बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नजर आती हैं। तो वही है कि पेन्नार और कावेरी जो घाटियां हैं, तो पेन्नार और कावेरी घाटी के बीच लगभग 12 घाटियों में से दूसरी बड़ी घाटी अंतरराज्यीय है और पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदी घाटी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में शामिल होने के अलावा तमिलनाडु राज्य में यह बेहतर कवर भी करती है। तमिलनाडु के अलावा यहां पर क्या लिखना है, कर्नाटक और तमिलनाडु करना है, आंध्र प्रदेश नहीं करना है, तमिलनाडु करना है। ठीक है, तो तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। अब जब इतना पढ़ा है तो एक बहुत विशेष चीज के बारे में पढ़ना है। जो आपको ये फोटो दिख रही है, ये फोटो है गंडीकोटा की। आपने ग्रैंड कैनियन का नाम यूएसए में जरूर सुना होगा, पर क्या आप भारत के ग्रैंड कैनियन के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते तो यही है वो, इसे कहा जाता है भारत का ग्रैंड कैनियन, दैट इज गंडीकोटा या गलीकोटा घाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गंडीकोटा कहां पर है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र या ये कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले पे मूल रूप से उपस्थित है। इसका निर्माण पेन्ना या पेन्यार नदी के द्वारा मूलतः किया गया है। इसे तेलुगु शब्द में गंडी कहा गया। गंडी माने घाटी और कोटा माने किला। घाटी में स्थित एक वैली में स्थित लोग जो किला है इसे गंडीकोटा कहते हैं। सबसे विशेष लाइन यही है जिसे आपको याद करना है, इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कुछ क्षेत्र में जब प्रवाहित होती है इसे अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से तुलना की जाती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर आप जब जाएंगे तो यहां आपको पिंक कलर का, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट दिखाई देता है, जिसे काटकर इस नदी ने बड़ी सुंदर आकृति का निर्माण किया है।
इसे क्या कहा जाता है? इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यहां ज्यादा लोग अभी भी पर्यटन के लिए नहीं पहुंचते हैं, और यही है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। सिरपुर डैम के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा। और अंतरराज्यीय जो जल विवाद होते हैं आखिरकार कैसे बनते हैं, क्यों होते हैं, क्या है आखिरकार इसके लिए अधिनियम, तो याद रखिएगा ये नियम का नाम है हेलसिंकी अधिनियम 1966। आखिरकार जल विवाद को हो तो रहे हैं, सुलझाएं कैसे? तो सुलझाने के लिए यह अधिनियम है, इसका नाम है हेलसिंकी नियम 1966। आखिरकार क्या करता है? तो हेलसिंकी अधिनियम के अनुच्छेद नंबर, देखिएगा अनुच्छेद नंबर 4 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जो जल निकासी बेसिन है इसका एक न्याय संगत, एक उचित रूप से ऑफिशियली इस मुद्दे को रखने की बात की जाती है। इस नियम के अनुसार जहां भी नदी का बेसिन अर्थात जहां जहां वह जल को एकत्र करती है, जो वाटर कैचमेंट एरिया है उसका, तो प्रत्येक बेसिन जो राज्य है वह क्या करेगा? अपने क्षेत्र के भीतर एक अंतरराज्यीय जल निकासी बेसिन के पानी का लाभकारी उपयोग में उचित और न्याय संगत हिस्सेदारी का हकदार होगा। अर्थात जहां जहां से पानी, नदी का पानी बह रहा है, उन सभी को एक न्याय संगत पानी मिलना चाहिए जहां से उस नदी का प्रवाह है। सीधी सी बात ही कहां पर करती है? हेलसिंकी अधिनियम 1966 करता है। इस नियमावली के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसका दायरा अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन और संबद्ध भूजल स्रोतों तक ही सीमित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर जल संशोधन पर बर्लिन नियम 2004 क्या कहता है? तो ये अपडेटेड है, बर्लिन नियम 2004। ये क्या कहता है? तो हेलसिंकी के नियमों के स्थान इसी ने ले लिया है, पहले ये चलता था, अब ये आ गया है। और इसके आने से क्या हुआ? तो जितने भी देखो, खारा पानी तो पर्याप्त है, क्या नहीं है? तो वह नहीं है मीठा पानी, जो कि दुनिया का मात्र 2.5% थी तो फ्रेश वाटर है। इसीलिए जितने भी मीठे जल के स्रोत हैं, इनका इस बर्लिन अधिनियम के तहत क्या होना है? इसका उचित प्रबंधन किया जाना है। क्लाइमेट कंट्रोल, जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं, पर्यावरण को यदि क्षति हो रही है उसे न्यूनतम करना है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल की जितनी आवश्यकता होती है, इस पर यह ध्यान आकर्षित करता है। आखिरकार क्या और किया जा सकता है? तो इसके लिए क्या उपाय हैं? यदि हम उपाय को देखें तो अंतरराज्यीय जल विवाद के लिए आर्टिकल कौन सा भाई? तो आर्टिकल नंबर 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद के तहत बहुत सारी सहमति लेनी पड़ती है, और बहुत सारे राज्यों को जल कैसे उपयोग हो, उसका पुनर्संभरण अर्थात जल का रिचार्ज कैसे होगा, इन सभी के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो संघीय है, नदी बेसिन है, राज्य और जिला स्तर पर वैज्ञानिक आधार पर इसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका मार्गदर्शन भी एकल एजेंसी के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। इसके अलावा अधिकरण फास्ट ट्रैक और तकनीकी रूप से युक्त होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द और सटीक रूप से काम कर सके। याद रखिएगा। इसके अलावा उचित निर्णय लेने के लिए जल डेटा का एक केंद्रीय जल भंडार की आवश्यकता होती है, और केंद्र सरकार ही ऐसी है जो इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकती है और इन कौन से विवादों को, अंतरराज्यीय जल विवादों को समाप्त कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्री फैक्ट में क्या है? यदि आप मेंस तो आपने देख लिया, प्री के लिए क्या है? तो आपके प्री के लिए आखिरकार कौन कौन से और जल विवाद दिखाई देते हैं? तो पहला जल विवाद है गोदावरी का, जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच में है, वर्तमान में मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश ना लिखकर अब हमें वर्तमान में क्या लिखना होगा? छत्तीसगढ़, क्योंकि गोदावरी की जो सहायक नदी है वो निकल कर आती है। पर कमेंट आपको करना है, यदि आपने पूरा प्रॉपर वीडियो दिखा है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे सुंदर जलप्रपात है, जी हां, मध्य प्रदेश का भारत का जो सबसे सुंदर जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और आपको बताना है भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात, जिसे इंडियाज नियाग्रा भी कहा जाता है, आखिरकार ये कौन सा जलप्रपात है? तो एक बार सोचकर बताइएगा कि आखिरकार वो कौन सा है, जो यहां पर जो छत्तीसगढ़ से निकलकर आने वाली उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच में भी चलता है। कृष्णा नदी विवाद आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। नर्मदा नदी का विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और इंक्लूडेड राजस्थान के साथ चलता है। रावी और व्यास का विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। कावेरी विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में।
कृष्णा नदी जल विवाद नंबर 2 जो चलता है अभी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। वंशधारा नदी का विवाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में। महानदी विवाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में। और महादई विवाद गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। यही था आज का इस मूल सार जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और विवादित जानकारियां जो होती है, विवाद के विषय जो हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। पर हिमालयी नदियों में क्यों नहीं होते? तो इसका कारण है कि हिमालयी नदियों में सदा नीरा होती हैं। जब ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय नदियों में पानी कम हो जाता है, वहीं हिमालयी नदियों में पानी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में जो जल की प्राप्ति होती है वो ग्लेशियर से होती है, और गर्मी में ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं, इसलिए गर्मी में इन हिमालयी नदियों में बाढ़ जैसी घटना होती है। वहीं पर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनमें पानी कम हो जाता है, और पानी कम होने से और मीठे जल की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए ये समस्या और ज्वलंत हो जाती है। तो ऐसी तत्कालिक जानकारियों के लिए आपको जुड़े रहना उत्कर्ष क्लास के साथ, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ऐसे ही जो न्यायाधिकरण है जल्द से जल्द इनका निपटारा करेंगे और भारत एक और सुख समृद्धि से आगे बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।